Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you my dear students? I'm sure you're doing well. और आपको याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, तो चलो करते हैं एक क्विक रिकैप. ओके, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल पे है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. पहले तो यूरोपियंस आते हैं, हिंदुस्तान तक पहुंचते हैं, वास्को ड गामा आते हैं और फिर उनके पीछे सारे अंग्रेज़ आते हैं और फिर ब्रिटिशर्स एक्वायर करते हैं इंडियन टेरिटरीज़. ब्रिटिशर्स अपना ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन करते हैं हिंदुस्तान में और फिर इस तरह ब्रिटिशर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, जहां मंगल पांडे एक अंग्रेज़ी अफसर को गोली मारते हैं और फिर ये रिवोल्ट होता है. और उसके बाद फिर इंग्लिश एजुकेशन आता है, जिसके रहते हिंदुस्तानी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाते हैं एक ब्रिटिश कर्मचारी के मदद से, A.O. ह्यूम. ओके, 1885 में बनता है. और फिर अगेन हमारे कांग्रेस पार्टी में दो टीम्स होते हैं, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. और फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स दो रिफॉर्म्स लाते हैं, मॉन्टेग-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और रॉलेट एक्ट 1919 में. अब इस रॉलेट एक्ट के रहते ये इंसिडेंट होता है जलियनवाला बाग, जहाँ बहुत सारे लोग अपनी जान गंवाते हैं. अब देखते हैं आगे. अब 1915 में गांधी जी लौटे थे साउथ अफ्रीका से. उन्होंने देखा कि हिंदुस्तानियों की हालत तो बहुत बुरी है, ब्रिटिशर्स ने उन्हें बहुत परेशान कर रखा है. और उसके बाद वो बने लीडर फ्रीडम स्ट्रगल के. ओके, हिंदुस्तान के फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर बने गांधी जी. और फिर जलियनवाला बाग इंसिडेंट के बाद तो गांधी जी बहुत ही निराश होते हैं और वो अपनाते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में. इस मूवमेंट का मतलब था कि अब कांग्रेस पार्टी ने अपनी सपोर्ट वापस ले ली है. वो ब्रिटिशर्स को कभी सपोर्ट नहीं करने वाले थे किसी भी चीज़ में. ओके, और ऐसा करने से वो अरेस्ट भी हुए. गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली, शौकत अली और भी बहुत सारे लीडर्स अरेस्ट हो गए. और फिर इस तरह चलता रहा और फिर हुआ इस रिफॉर्म की बारी आई, मॉन्टेग-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म. ओके, अब 1929 में इस रिफॉर्म का मतलब ये था, ये रिफॉर्म आपको याद होगा मैंने कहा था 1919 में ये रिफॉर्म बनाया गया था. इस रिफॉर्म का मतलब था कि हर 10 सालों में गवर्नर चेंज होते हैं. ओके, अब वो बारी आई थी कि फिर से गवर्नर चेंज होने वाले थे और इस बार इंग्लैंड से बुलाए गए थे सर जॉन साइमन. अब इस सर जॉन साइमन इसलिए अपॉइंट हुए थे कि वो हमारे लिए अगेन रिफॉर्म्स लिखने वाले थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने वाले थे. और इस बार कोई भी इंडियन को उन्होंने कमिटी में नहीं बुलाया था, सिर्फ अंग्रेज़ हमारे लिए रिफॉर्म्स बनाने, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने वाले थे. तो इसका विरोध हिंदुस्तानियों ने डट कर किया. उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे, जो रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स हमारे लिए बनाएंगे उसको हम नहीं मानने वाले. और इसी दौरान जब सर जॉन साइमन आने वाले थे तो हिंदुस्तानियों ने इनका स्वागत काले झंडों के साथ किया, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था गो बैक साइमन. ओके, और यही समय था जब नारे भी लगे, इनकिलाब जिंदाबाद, गो बैक साइमन. अब इनकिलाब जिंदाबाद नारा हज़रत मोहानी ने कोट किया था. वो एक उर्दू पोएट थे, उन्होंने ये नारा कोट किया था, इनकिलाब जिंदाबाद. और भगत सिंह ने इसको
फैलाया था इस नारे को। ओके, भगत सिंह भी एक हमारे बहुत फेमस लीडर हैं फ्रीडम स्ट्रगल के। और फिर इसी तरह चलता रहा। फिर आया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस मूवमेंट को सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। इस मूवमेंट में गांधी जी ने सोचा कि वो अब टैक्स नहीं भरेंगे ब्रिटिशर्स को। ओके, और इसके लिए हर चीज़ पर ब्रिटिशर्स टैक्स लिया करते थे। तो अब उन्होंने सॉल्ट को चुना, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई यूज़ करता है, राइट, अपने घरों में। तो उन्होंने सोचा कि सॉल्ट को लेकर एक वो डिसओबीडियंस मूवमेंट करना चाहते थे। वो अपना खुद का सॉल्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते थे, और जिसके लिए उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक का मार्च किया। 78 वॉलंटियर्स थे उनके साथ। काफ़ी 400 किलोमीटर की दूरी थी। उन्होंने चलकर वहाँ गए और उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। उन्होंने अपना सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया। ये मूवमेंट काफ़ी पावरफुल रहा। ओके, और ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था इस समय तक कि अब हम हिंदुस्तानियों को रोक नहीं सकते। और गांधी जी एक ऐसे लीडर थे जो हर चीज़ सत्य और अहिंसा के साथ करते। सत्य मीन्स ट्रुथ एंड अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस। ओके, हर चीज़ उन्होंने हमारी फ्रीडम स्ट्रगल लड़ी थी सच और नॉन वायलेंस के साथ। ओके, तो इस तरह ये मूवमेंट सक्सेसफुल रहा। 1930 में हुआ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसको सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। और फिर आया क्रिप्स मिशन। अब ये समय था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था। ओके, और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि फिर से हिंदुस्तानी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करें वर्ल्ड वॉर लड़ने में। और हिंदुस्तानी कह रहे थे कि आप हमें आज़ादी दो, फिर हम सोचेंगे क्या करना है वर्ल्ड वॉर के लिए। ओके, मगर ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि नहीं, आप सपोर्ट करो वर्ल्ड वॉर के लिए और आपकी आज़ादी हम बाद में सोचेंगे। मगर ये क्रिप्स मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा, बिकॉज हिंदुस्तानियों ने नहीं मानी। उन्होंने कहा क्विट इंडिया, दे सेड इंडिया को छोड़ो। ओके, और यही समय था जब सुभाष चंद्र बोस, हमारे एक और फ्रीडम लीडर है, वो लेकिन थोड़े से अलग थे। लाइक उन्होंने गांधी जी का साथ नहीं दिया था। उन्होंने अपनी इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी और वो चाह रहे थे कि वो जापान, जर्मनी, इटली के हेल्प लेकर ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगा दे। बिकॉज उस समय जापान, जर्मनी और इटली के सपोर्ट के साथ इंडोनेशिया, म्यांमार जैसे देशों को कब्जा कर रहा था, और वो चाह रहा था कि वो हिंदुस्तान भी आए। तो उस समय सुभाष चंद्र बोस चाह रहे थे कि वो जाके जापानियों से बोले कि आप हमें हेल्प करो ब्रिटिशर्स को निकालने में हिंदुस्तान से, और हम आपको सपोर्ट करेंगे। मगर ये कामयाब नहीं हो पाया, बिकॉज जब सुभाष चंद्र बोस प्लेन में थे, उनका प्लेन क्रैश हो गया और वो नहीं पहुंच पाए। तो इस तरह वो मिशन वहीं पर खो गया। और फिर हिंदुस्तानियों ने ब्रिटिशर्स की कोई भी बात नहीं मानते हुए क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा लगाया, और फिर अगेन गांधी जी और उनके एसोसिएट्स अरेस्ट हो गए। इस तरह कई बार वो अरेस्ट हुए और रिहा भी हुए। और इसी दौरान फिर ब्रिटिशर्स को समझ आ गई आखिरकार कि हम अब हिंदुस्तानियों को नहीं रोक सकते, हम उन्हें नहीं हरा सकते। और फाइनली उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद करने का फैसला किया। और 15 अगस्त 1947 हमारा इंडिपेंडेंस डे है। इस दिन हमें आज़ादी मिली थी ब्रिटिशर्स के रूल से। ओके, और इसके एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था, और उसके अगले ही दिन हमारा इंडिपेंडेंस डे है। ओके, अब इसके बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को शूट कर दिया जाता है। नाथूराम गोडसे वो आदमी थे जिन्होंने गांधी जी को शूट किया, और इस दिन को भी बहुत ही मौनफुल दिन कहा जाता है। लाइक बहुत सारे दुनिया में ये बात फैली और सबने बहुत शोक मनाया। ओके, और गांधी जी
एक ऐसे इंसान थे जो हमेशा चाहते थे कि हम यूनिटी में रहें। ओके, ही ऑलवेज वांटेड कि हम सब यूनिटी में रहें। उसके बाद एक शख्स थे, उनका नाम था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ओके, इनको इनवाइट किया गया सो दैट वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सके। ओके, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक दलित थे और वो बहुत ही तकलीफ़ों के साथ गुजरे थे और बहुत मुश्किल से लाइफ में आगे आए थे। ओके, तो उन्हें फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है बिकॉज उन्होंने ड्राफ्ट किया था, लिखा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 3 साल लगे। 1947 से 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हुआ। ओके, 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे है, उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हमारे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस। इंडिया बिकेम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, फुल्ली इंडिपेंडेंट बना। ओके, और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू भी कहते थे, वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। ओके, और बच्चे भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने पंचशील बनाए और उन्हें हिंदुस्तान का मॉडर्न आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। ओके, और वो बहुत एजुकेटेड थे, गांधी जी के बहुत करीबी थे और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी, अब्रॉड में यूनाइटेड नेशंस में जाकर भी उन्होंने काफ़ी नाम किया। उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट भी उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। ओके, नॉन अलाइंड मूवमेंट में, नाम मूवमेंट में। और उसके बाद बने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, अब इनको कहा जाता है द आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब गुजरात में रिसेंटली इनकी एक स्टैच्यू भी बनी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ओके, और फिर थे सुभाष चंद्र बोस। वो उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। वो थोड़े से अलग थे, अलग मिजाज के थे। उन्होंने इंडियन आर्मी बनाई थी और ऐसे बहुत से वीर हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है हमारे देश के लिए सो दैट हम चैन से रह सकें। ओके, हमें आज़ादी दिलाने के लिए हर एक हिंदुस्तानी ने कुर्बानी दी है उस समय। ओके, तो इन सब लोगों को हमारा कोटि कोटि सलाम। और इस तरह कंप्लीट हुआ हमारा फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया। ओके, सो स्टूडेंट्स, now read your textbooks thoroughly and jazakumullahu khairan। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दूर कितना वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल पे है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।